हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 149th एपिसोड ऑफ राज की बात। Really want to thank my new sponsors, Durukar and Kamath Wealth Managers. They really make people's life amazing because पैसा है तो सब कुछ है. I really want to thank Apollo Clinic, my health partner. I want to thank the one and only स्पाइसी फूड, जिसका खाना खाने के बाद लोग वाकई में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। लेकिन तारीफ़ उनकी भी होती है जिनके पास ऑफिस होता है। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है और आप एक फ्रीलांसर हैं और आपको एक छोटी सी जगह चाहिए काम करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्यूब स्पेस में कांटेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे अपने लिए क्यूबिकल ले लेना चाहिए और वहाँ पर बैठकर आराम से 5,000 रुपये महीने में फ्री वाईफाई, फ्री ठंडी हवा, फ्री ऑफिस स्पेस, और आप लाइफ में क्या चाहिए आपको, है ना। क्यूब स्पेस ज़रूर जाएं एक बार। और सेंटर ऑफ द हार्ट बर्डी में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बर्डी में अगर ये कहें आप कि आपका ऑफिस है, तो लोग आपकी तारीफ़ अमूमन बहुत ज़्यादा करेंगे। आज ह्यूमैनिटी के बारे में बात करना इसीलिए मुझे ऐसा लगा ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर ऊपर वाले ने शायद जब हम सबको भेजा था तो यही सोच कर भेजा था कि एक इंसान सब कुछ शायद भूल जाएगा लेकिन इंसानियत शायद ना भूले। लेकिन हुआ ये कि इंसान अपनी सेल्फिश इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए सब कुछ भूल गया। इंसानियत के वो पाठ भूल गया जो उसको स्कूल में पढ़ाए गए, जो उसको कॉलेज में पढ़ाए गए, जो उसको घर में पढ़ाए गए। लेकिन एक इंसान है इस शहर में जिन्होंने ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को वो नहीं भूले और पहले दिन से वो ह्यूमैनिटी को लेकर काम कर रहे हैं जब से कोरोना वायरस हमारे शहर में एक महामारी बनकर, एक तकलीफ बनकर घुसा है। मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली डॉक्टर सरफराज अहमद की। सर, गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार सर, बारिश के चलते आपकी कार में इंटरव्यू करना पड़ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सरफराज सर, आपका नाम जो है वो कई सारे सोशल कामों में लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये सोशल वर्क जो आपने शुरू किया, कोरोना में मैं बात पे आता हूँ, कोरोना वायरस के काल पे बाद में आता हूँ, ये कब से शुरू करना शुरू किया? बिकॉज प्रोफेशनली यू आर अ डॉक्टर। जी, प्रोफेशनली मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन हम लोग शुरू से, यानी कोरोना का काल शुरू होने के पहले भी किसी न किसी फिलैंथ्रोपिस्ट के काम में लगे थे। कुछ न कुछ समाज सेवा में हम लोग कहीं ना कहीं जुड़ जाते थे जी। लेकिन जब ये कोरोना का काल शुरू हुआ, खास तौर से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो हमने लोगों को बड़ी परेशानी में देखा। और बीइंग अ डॉक्टर मेरी एक जिम्मेदारी और भी ये लगी कि ये नई बीमारी थी, समाज में रहने वाले लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और साथ ही साथ वो लोग जो परेशान हैं उनकी हम कैसे मदद की कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी, इसलिए हमने जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद मल्टीपल चीज़ों पर हमने काम करना शुरू किया। कोरोना वायरस की जब शुरुआत नागपुर शहर में हुई तो बहुत धीमी एंट्री हुई, लेकिन सोशल वर्कर्स के लिए ये धीमी एंट्री भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तकलीफ का आगाज था। कैसे भापा, कैसे काम शुरू हुआ, शुरुआत से बताएं। देखिए, जब ये कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी आई और 23 मार्च 24 मार्च से हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त लोगों की तकलीफें अलग थी। जिस तरह से कोरोना ने आज महामारी का रूप हमारे शहर में खास तौर से लिया हुआ है, रोजाना हजारों की तादाद में नए पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और कई पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। ये हालात उस वक्त नहीं थे। उस वक्त लोगों को भुखमरी और जो लोग जिनकी अचानक रोजी रोटी चली गई थी, काम धंधे बंद हो गए थे, तो उनको वहाँ मदद पहुँचाना वो उस वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन अगर आज हम देखें तो आज हालात कुछ बदल गए हैं, लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक में हम हैं, लेकिन बीमारी फैल गई है। इसलिए अभी जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, हमारा जो काम का तरीका है, जो हम काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग है। उन वक्तों में सबसे पहली बात ये थी कि जो खास तौर से दिहाड़ी मजदूर जो रोज़ाना कमा कर खाते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल ये था कि वो अपना और अपने बच्चों का कैसे पेट पालें। तो इसलिए उन्हें उनकी जो रोज़ की ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो राशन की शक्ल में हो या कुछ दवाइयों की शक्ल में हो, ये उनकी बहुत अहम ज़रूरत थी। तो इस ज़रूरत को हमने पहले एड्रेस किया। और मैं कहना चाहूँगा कि आप मुझे आज इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं इस काम में अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे कई साथी शामिल हैं, कई संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है और जहाँ जिस संस्था को हमारी ज़रूरत थी हम उनके साथ जुड़ते गए और जिन संस्थाओं
तो हमें जिन संस्थाओं की ज़रूरत थी हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। तो ओवरऑल एक ये टीम एफर्ट था जो हमने शुरू किया लोगों को राशन की किट बांटने से, कि जो लोग गरीब हैं, जो मजदूर तबका है, जो प्रवासी मजदूर थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उन तक पहुँच के हमने उनको किट्स बांटने की कोशिश की कि अनाज, चावल, गेहूं और जो जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं उनके हमने मंथली किट्स बनाकर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना हमने डे 2 डे 3 से ही शुरू किया। और उस वक्त जो हमने एक और काम किया कि इस बीमारी के बारे में लोगों में जानकारी बढ़ाई। इसमें हमें पुलिस प्रशासन ने भरपूर सहायता दी, नागपुर महानगर पालिका की ओर से हमें भरपूर सहायता मिली। हमने पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया अनाउंसमेंट करने के लिए, और प्रशासन की तरफ से भरपूर हमें सहायता मिली कि लोगों को कोरोना के बारे में बताया जाए। तो उस वक्त मेनली किट बांटना, जो लोग बाहर जा रहे थे, भूखे जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, गाड़ियां और बसें सारी बंद थी, तो उनको खाना पहुंचाना, संस्थाओं के द्वारा उनको खाना पहुंचाना, ये काम से हमने शुरू किया। और जैसे जैसे ज़रूरतें आती गई, हमारा वर्क का जो स्कोप था वो थोड़ा सा तब्दील भी होता गया और थोड़ा बढ़ता गया। सर, कितना डिफिकल्ट था? ह्यूमैनिटी ध्यान में थी, इंसानियत ध्यान में थी, लोगों के लिए काम करना था, लेकिन प्रशासन का खुद का एक रवैया होता है, खुद का काम करने का एक तरीका होता है। उस तरीके को अपनाकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना कितना डिफिकल्ट है, या वाकई में ये प्रशासन के लोगों ने आसान बनाया था? विदाउट बीइंग मॉडेस्ट, अगर आप इसको जवाब दें तो। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हुई ये आज तक कभी नहीं हुई थी। प्रशासन को भी इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या होगा और कैसे होना है। लेकिन मैं नागपुर शहर के खासतौर से जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे डिविजनल कमिश्नर हों, चाहे हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर जो पहले थे तुकाराम मुंडे जी हों, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हों, चाहे हमारे पुलिस कमिश्नर हो, इन लोगों ने खुद आकर बहुत सारे शुरुआत की और हमारे जैसे लोगों को जोड़ा उन्होंने। और उस जोड़ने के बाद में एक समन्वय की तरह हमने काम किया। और अगर आज नागपुर शहर में कोई भूख से नहीं मरा, लोगों तक राशन पहुंचा, तो इसके जिम्मेदार जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं और जितने प्रशासनिक व्यवस्था है, उतने ही सारे NGOs भी हैं कि इन्होंने सबने मिलकर एक कोहेसिवली काम किया और अब तक ये काम कर रहे हैं। तो इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज के जो लोग ऊपर बैठकर अधिकारी थे वो बड़ी साफ नियति से और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। समय क्वारंटाइन, जो नए क्वारंटाइन जगह बनी थी जहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन किया था, क्वारंटाइन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं, तो इनिशियल तौर पे हो क्या रहा था कि ये शायद इससे आप भी मुखातिब होंगे कि क्वारंटाइन सेंटर्स में जिस किस्म का रवैया पब्लिक द्वारा दिया गया था, वो सत्यनंदीपुरा के लोग हो, वो मोमिनपुरा के लोग हों, वो अनंत नगर की तरफ से आए हुए लोग हों, या वो खलासी लाइन से लोग हों, जहाँ से लोगों को लाया जा रहा था, सिर्फ अगर 1 या 2 संक्रमक भी मिले तो पूरा का पूरा मोहल्ला उठा के लाया जा रहा था। उस समय क्या चल रहा था सर दिमाग में? देखिए, उस समय हमने बहुत इसका विरोध किया, प्रशासन का विरोध किया हमने, कि हमारा ये कहना था कि जो गाइडलाइंस है कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसके कांटेक्ट वालों को आप क्वारंटाइन करें। लेकिन कई जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था। आप जानते हैं उस वक्त अप्रैल और मई का महीना चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर थे वहाँ पर कुछ दिक्कतें थीं। खासतौर से कहीं पानी की परेशानी थी, कहीं पर कूलर्स नहीं थे, कहीं वॉशरूम्स के इश्यूज हुए। तो इसलिए जब हमें लोगों की समस्याओं का पता चला कि लोगों को बेतहाशा जब क्वारंटाइन किया जा रहा है और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हमारे साथियों ने, हमारे वॉलंटियर्स जो साथी हैं, देखिए हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हम में से कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हर एक साथी मेरे बराबर है, बल्कि मुझसे ज़्यादा काम किया है। तो हमारे साथियों ने लोगों को खाना पहुँचाया, लोगों को पानी पहुँचाया, और हमने प्रशासन के सामने इस चीज़ का विरोध किया कि आप इतनी बेतहाशा तरीके से क्वारंटाइन नहीं करें। प्रशासन ने कुछ हद तक हमारी बातें मानी, लेकिन उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां थी, उनकी भी कुछ परेशानियां थी। हालांकि इसका हम अभी भी विरोध करते हैं कि जिस तरीके से लोगों को क्वारंटाइन किया गया वो सही नहीं था। इतनी बड़ी तादाद में आप कांटेक्ट की जगह सारे लोगों को जो कर रहे थे वो कुछ हद तक सही नहीं था, उसका हमने विरोध किया उस जमाने में। सर, क्वारंटाइन सेंटर्स में कई सारी चीज़ों की उपलब्धता नहीं थी, फिर भी लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन रखा। सर, कुछ ऐसे वीडियोस भी उस वक्त चल रहे थे, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे वो वीडियोस, बहुत सारी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसे लोग जो शायद पढ़े लिखे नहीं थे वो धार्मिक चीज़ों के ऊपर में वीडियोस बनाकर डाल रहे थे। क्या वो बातें भी कहीं ना कहीं आपके वर्कफोर्स में आपको कहीं रुकावट डाल रही थी, या मन को उदास कर रही थी, या यू थॉट कि भाई ये तो सिर्फ अपना ये सब चीज़ें होती रहेंगी, माय फोकस इज ऑन माय वर्क? देखिए, जैसे आपने आज टॉपिक दिया है, मेरी कल आपसे बात हुई ह्यूमैनिटी,
सभी धर्म के लोगों को परेशानी हुई जी। सभी किस्म के लोगों को परेशानी हुई और हम जो काम कर रहे थे ना किसी धर्म के लिए कर रहे थे या किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए कर रहे थे जी। हम हर एक व्यक्ति के लिए कर रहे थे, हमारे शहर के हर एक व्यक्ति के लिए कर रहे थे जो परेशान है, चाहे वो किसी भी धर्म का किसी भी पंथ का मानने वाला हो। हम उन तमाम लोगों के लिए सारे काम कर रहे थे और हम मानवता के लिए काम करते हैं। हमें हमारा धर्म भी ये सिखाता है कि हमने अगर किसी एक व्यक्ति की मदद की तो हमने सारी इंसानियत की मदद की, और अगर हमने किसी एक इंसान को बिला वजह मार दिया या उसको नुकसान पहुंचाया तो हमने सारी इंसानियत को नुकसान पहुंचाया। तो मैं और मेरे जितने साथी काम कर रहे थे, हम किसी का धर्म या पंथ देखकर काम नहीं कर रहे थे, हम मानवता को देखकर काम कर रहे थे, इंसानों को देखकर काम कर रहे थे। और सर, जो ऐसे मैसेजेस फैला रहे थे, जो ऐसे वीडियोस फैला रहे थे, क्या उस समय क्या डॉक्टर सरफराज अहमद के मन में क्या चल रहा था? उनके प्रति नाराजगी थी? जो लोग उस वक्त गलत वीडियोस फैला रहे थे, गलत मैसेजेस फैला रहे थे, गलत टिकटॉक कर रहे थे, क्या नाराजगी थी आपकी? नहीं, देखिए, गलत चीजें तो हर अच्छे और बुरे लोग तमाम जगह होते हैं। अगर किसी का मन भ्रष्ट है या किसी के मन में ये बना हुआ है कि मुझे किसी को बदनाम ही करना है, तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। हम बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके दिल को साफ कर दे, उनके अंदर कुछ इंसानियत या मानवता पैदा कर दे। किसी व्यक्ति के बुरा करने पर अगर पूरे धर्म को बुरा कहा जाए तो मैं समझता हूँ ये सबसे गलत बेवकूफ बात है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हर एक धर्म के मानने वालों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हर एक देश के में रहने वाले लोगों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हर एक जात में भी रहने वाले लोग, मैं तो जात पात को नहीं मानता, हर एक जगह हर शहर में भी आप देखेंगे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया तो पूरा धर्म खराब है या पूरा शहर खराब है या पूरा मुल्क खराब है, ये मेरी सोच नहीं है। हम इससे ऊपर होकर सोचते हैं, और जो लोगों की सोच ये बनी हुई है हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ मानवता का नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके दिलों में मानवता जाग जाए, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत जाग जाए। क्योंकि हमारा देश एक मल्टी कलर्ड मुल्क है। अगर हम जो कहते हैं ना कि विविधता में एकता की एक मिसाल है हमारा देश, कि जहाँ अलग अलग देश, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग जबानों के रहने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा देश एक है। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम कहते हैं कि भारत एक है। यही हमारी खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग जरूर कोशिशें कर रहे हैं। वक्त आने पर जनता उनका जवाब दे देगी, आम लोग उनका जवाब दे देंगे। और मैं आपके द्वारा और आपके माध्यम से ऐसे लोग जो इस किस्म के गलत प्रचार के बहकावे में आ जाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप किसी भी तरीके के नतीजे पर पहुंचने के पहले कुछ सोचें, अपना दिमाग लगाएं। इस तरीके के भड़काने वाले मीडिया या भड़काने वाले वीडियोस को आप पहले परखें, सोचें, उसके बाद में उसके बारे में अपना मन बनाएं। सर, जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू था, फिर उसके बाद सडनली अनलॉक हो गया। अनलॉक हुआ, पब्लिक बाहर आई। हम सर रोज़ की मृत्यु दर 2, 4, 6, 8 तक आई थी। जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, धीरे धीरे मृत्यु दर बढ़ता गया। क्या आपको लगता है कि अनलॉक उस वक्त करना, क्या वो सही डिसीजन था? क्या लॉकडाउन की और ज़्यादा ज़रूरत थी? क्या अनलॉक करना सही था? क्या सोचना है सर आपका? देखिए, ये सारे अधिकार सरकार के पास में हैं, ये सारे अधिकार हमारे शासन और प्रशासन के पास में हैं। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो वहाँ बैठे हुए शासन और प्रशासन के लोग, वो इसके बारे में बेहतर फैसला ले सकते हैं। मुझ जैसे व्यक्ति का इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। हालांकि जिस हद तक अभी बीमारियां फैली हैं, जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद ये लॉकडाउन का सही समय तो अब था जाके मौत को रोका जा सके। लेकिन वहाँ बैठे हुए लोग ज़्यादा समझदार हैं और उन्हें पता है देश किस तरीके से चलाना है। तो ये उनका अधिकार है और उनका फैसला है, और जो कुछ उन्होंने फैसला किया वो देश हित में ही फैसला लिया होगा। हम उनके हर फैसले के साथ में हैं। जो एहतियात जो हमें बरतनी है, प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, हम जनता होने के नाते हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन तमाम प्रिकॉशंस का इस्तेमाल को ध्यान में रखें, उन प्रिकॉशंस को फॉलो करें। सर, इतने सालों से कई सारे एनजीओज, जिसमें आपका भी एनजीओ है, जहाँ पर सोशल वर्कर्स ने बहुत सारा काम सोसाइटी में किया है। वो रास्ते साफ करना हो, वो अनाथ आश्रम में काम करना हो, वृद्ध आश्रम में काम करना हो, वो बहुत सारी अलग अलग जगह हैं जहाँ पर सोशल वर्कर्स ने अपने अपने काम किए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सोशल वर्कर्स का रोल प्रशासन से बढ़कर दिखा।
क्या हमेशा से सोशल वर्कर्स जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, आपके जैसे सोशल वर्कर्स, क्या हमेशा से आपको सर इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस किस्म की एक अपॉर्चुनिटी की आप इंतज़ार करते थे आपकी एक बार मौका मिले तो हम वाकई में अपना काम करके दिखाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं दुर्भाग्य मानते हैं इस मोमेंट को? नहीं, देखिए कैसा है, जो इतनी सारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, इतने सारे एनजीओ जो काम कर रहे हैं, सब अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे। कोई एजुकेशन पर काम कर रहा था, कोई ओल्ड एज पर काम कर रहा था, कोई अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहा था, और अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का महामारी शुरू हुई और उसके बाद लॉक हुआ, तो इस लॉकडाउन के अंदर सबकी प्राथमिकता एक तरफ आ गई। जो अलग अलग चीज़ों में काम कर रहे थे, अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे, वो सब एक रास्ते पर आ गए, क्योंकि उस वक्त सबके सामने यही था कि इन गरीबों तक कैसे किट बांटी जाए, कैसे बीमारों को फायदा पहुंचाया जाए। तो उन्होंने जो अपनी एनर्जी अलग अलग सिम्त में लगा रहे थे, वो एक ही डायरेक्शन में आ गई। इसलिए अचानक आपको इतने सारे लोग काम करते हुए दिखे। हालांकि ये सारी संस्थाएं, सारे एनजीओ जितने भी इस काम में लगे हुए हैं, ये आज से नहीं, सालों से और बरसों से अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनकी तरफ कभी देखा नहीं था और उन्होंने ना कभी अपने आप को ज्यादा प्रमोट किया था। लेकिन अभी लॉकडाउन में ये हुआ कि जब एक ही चीज पर सारे लोग काम करने लगे, तो हमें लगा कि अचानक इतनी संस्थाएं कैसी आ गई। तो ये सारे लोग पहले से भी काम कर रहे थे, और कोई भी व्यक्ति रातों रात ऐसा नहीं पलटता। जितनी संस्थाएं हमारे शहर में काम कर रही हैं, ये हमारे शहर के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों के बारे में सोचते हैं। और ये कई सालों से इनका जो काम था, इन्होंने फौरन दोबारा अपने डायरेक्शन को चेंज किया, इसलिए इतने सारे लोग दिखे। अल्ताफ अहमद जी आपको देख रहे हैं, कहते हैं इमेंस रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर सरफराज अहमद एंड द एंटायर टीम। तो मेरा अगला सवाल आपकी टीम के लिए है सर। आपकी टीम प्लेयर्स में कितने लोगों की टीम है, कैसे करते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन होता है, क्या क्या चैलेंजेस टीम को भी आए जब आपने एक द कैप्टन ऑफ द शिप का रोल अपनाया और मोटिवेट किया उनको? नहीं, कैप्टन ऑफ द शिप नहीं कह सकते मुझे। मैंने कहा कि हमारी टीम में जितने लोग हैं वो सारे के सारे कैप्टन हैं, और पिछले 4-6 महीनों में जहां जहां हमें जिन जिन लोगों की ज़रूरत पड़ी, हमने उनका साथ लिया, और जहां किसी को हमारी ज़रूरत थी, हमने उनके साथ, हम उनका टीम बन गए। तो एक विशेष टीम नहीं है हमारी। हाँ, कुछ साथी हैं हमारे जो कंटिन्यू हमारे साथ में हैं। अल्ताफ साहब हमारे एक बहुत बड़े मेंटर हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते रहते हैं। खुद बहुत बड़े समाज सेवक हैं, और उन जैसे लोग ही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे बड़े हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते रहते हैं, और अलग अलग संस्थाएं हैं जिनके साथ हमने मिलकर काम किया, या जब उनको जरूरत लगी हमने काम किया। विशेष तौर से इसमें जमीयत उलमा हिंद मौलाना सिराज साहब हैं, उसके अंदर में जमात इस्लामी है, डॉक्टर अनवार सिद्दीकी साहब हैं, उसके अलावा जमीयत उलमा है, हाफिज मसूद अहमद साहब हैं उसके अंदर में। ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका हमने भरपूर साथ लिया और साथ दिया। टुगेदर वी कैन, उसके अंदर बहुत सारे साथी हैं हमारे। अनसुया छाबरानी मैडम हैं, जॉर्ज जोसेफ साहब हैं, जॉइंट सीपी बरने साहब से हमें भरपूर सहायता मिली, वासुदेव मिश्रा है जी। और ऐसे और हमारे कलेक्टर रविंद्र ठाकरे साहब, उन्होंने भी बार बार हमारे काम को सराहा है, हमारी मदद की है। और वो साथी जो हमारे साथ खासतौर से अभी कुछ दिनों में कुछ और बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं, उनमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं या सोशली एक्टिव हैं। हालांकि अलग अलग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से भी एफिलिएटेड है, लेकिन जब वो सोशल वर्क करते हैं तो अपने पॉलिटिकल अटैचमेंट्स को पीछे छोड़ देते हैं। उसमें खासतौर से हमारे कुछ साथी हैं जो एक इम्तियाज़ बंटी हैं, एक शाहिद भाई हैं रंगून वाला, जावेद अख्तर हैं, मोहिदुल अंसारी हैं, और ऐसे बहुत सरफराज अंसारी एक हैं, और अकरम भाई हैं हमारे। तो ऐसे हमारी टीम है जो हम आधी रात को भी हम अगर आवाज़ देते हैं तो ये फौरन दौड़े हुए आते हैं। अच्छा, एक नाम और है, आप अगर उनका आवाज़ देंगे तो आपके आवाज़ से ज़रूर दौड़ कर आएंगे। शहबाज सिद्दीकी नाम है उनका। वो भी बहुत सारे समाज कार्य कर रहे हैं। जी, मैंने नाम सुना है उनका, कभी मुलाकात नहीं हुई। और मैंने कहा कि जहां हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, किसी के भी साथ। तो ये जो हमारी टीम है, ये मेरे साथी जो हमारे 15-20 लोग हैं, और इसमें अल्ताफ भाई भी हमारे, आसिम नवेद साहब हैं इसके अंदर में, और भी कुछ बड़े लोग हैं जो हमारे साथ हमें लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं, और ये मोटिवेट करते रहते हैं हमें कि डॉक्टर साहब आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम मोटिवेट हो रही है। जैसे मैं आज अभी आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, लेकिन हमारे कुछ साथी कोरोना के जो डेड बॉडी है उसका बरियल कर रहे हैं अभी। सर, डेड बॉडीज को लेके एक सवाल था कि एकदम से एक जिम्मेदारी आपने खुद के कंधों पर ली डेड बॉडीज को बरी करने की, और उसमें ये खबर हम तक किसी ने पहुंचाई, बताइए ये सही है या गलत, कि इसमें भी सिर्फ एक रिलीजन को आपने प्राथमिकता नहीं दी, आपने सभी रिलीजन्स की बरियल, डेड बॉडी की जो बरियल्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये तो सर आपने मतलब कमाल ही कर दिया।
देखिए 25 मई की बात है कि जब, यानी आप ये ना कहें कि मैंने अकेले किया है, मैं तो अभी देखिए यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरे जी। साथी वहाँ काम कर रहे हैं जी। तो वो मुझसे ज़्यादा इस मुबारकबाद या इस अच्छी चीज़ के लिए हकदार हैं। जी। बल्कि मैं तो बदकिस्मत हो कि मैं यहाँ आज उनके साथ जुड़ नहीं पा रहा, आज कुछ मेरी पर्सनल कुछ कामों की वजह से, नहीं सर, पिछले कुछ दिनों से ये भी बात पहुंचना बहुत ज़रूरी जी, है। तो वो लोग अभी भी ये काम कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ अपने पर्सनल कामों की वजह से उनसे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो 25 मई के दिन हम लोगों ने हमारे एडिशनल कमिश्नर राम जोशी जी से मुलाकात की। उनसे मिलने के बाद हमने कहा कि हम मुस्लिम्स जो डेथ्स होंगी हम उनका बरियल करना चाहते हैं, और जो ऐसे डेथ्स भी हैं कुछ जिसमें रिलेटिव्स हाथ नहीं लगाना चाह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, तो हम उनमें भी सहायता करने के लिए तैयार है। राम जोशी जी ने हमें सहायता दी, डॉक्टर सवाई साहब ने हमें हेल्प की, डॉक्टर बहिरवार साहब थे, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने हमें हेल्प की, और हम अब तक 90 से ज़्यादा लोगों का बरियल कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 100 लोगों का हम बरियल कर चुके हैं, और इसमें सिर्फ मुस्लिम्स का ही बरियल नहीं किया हमने क्रिश्चियंस का भी बरियल किया है, कुछ हिंदूज को भी उनके घाट तक, शमशान घाट तक लेकर गए हैं, उनकी वहाँ पर हेल्प की है। और इसमें आज हमारे साथ, पहले हम सिर्फ कुछ लोग मिलकर ये सारा काम कर रहे थे, उसके बाद कुछ और सामाजिक संस्थाएं जुड़ गई जिन्होंने इसे समझा कि ये करना चाहिए, और वो भी हमारे साथ काम कर रही हैं, वो भी अपने लेवल पर काम कर रही हैं। तो हमें ये लगा कि जो कोई, जिस किसी की डेथ हो रही है, उस वक्त में इतना बड़ा स्टिग्मा था कि अगर कोरोना से कोई पॉजिटिव आता था तो लोग उससे दूर भागते थे। अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो रिश्तेदार, क्योंकि हमने कुछ बरियल्स ऐसे भी किए हैं कि जिसमें कोई भी एक भी रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ हमारी टीम के 6 लोग थे, तो रिश्तेदार भाग जाते थे। तो हमें लगता था कि जिस तरह से इज्जत से जीने का अधिकार है, इसी तरह इज्जत से मरने का और इज्जत से उसका अंतिम संस्कार करने का भी उसे अधिकार है। इज्जत के साथ उसकी बरियल हो, इज्जत के साथ उसका दाह संस्कार किया जाए, ये हमारे दिल में था। क्योंकि इंसान ज़िंदगी भर बड़ी इज्जत के साथ जीता है, लेकिन अगर मरने के बाद उसकी बॉडी को कोई इस तरीके से लावारिस या गलत की तरह अगर बिहेव करे तो हमें बड़ा बुरा लगा उन चीज़ों को। हमारे साथियों ने जब चीज़ें देखी, और इस काम के लिए भी मैं आगे नहीं आया, मेरे साथी पहले आए, उन्होंने मुझे खींचा कि डॉक्टर साहब हम ये काम हमें करना पड़ेगा, और उन साथियों की वजह से हम ये काम कर पाए। और हमने यानी सिर्फ मुस्लिम्स का बरियल नहीं किया, हमने बाकी रिलीजन्स का भी किया, क्योंकि हमारा यही था कि हर इंसान जो मर रहा है उसको इज्जत के साथ उसका दाह संस्कार उसके रीति रिवाज के हिसाब से होना चाहिए। सर, एक बात आपसे बात करते करते मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप अपनी निजी सोच इस पर रखें और प्रकाश डालें इस बात पे। क्या सर वाकई में हमारा प्रशासन जो है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। क्या सर इतने बड़े 3 महीने के लॉकडाउन के बाद भी हम तैयार नहीं थे? देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, हम जिस देश में रहते हैं, पहले तो हमें उसको समझना चाहिए कि हमारे पास एक छोटा सा ब्रिज भी जो 1 साल में दूसरे देशों में बन सकता है, उसके लिए हमारे पास 10 साल लगते हैं। तो हम इन प्रशासनिक अधिकारियों पर मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ वक्तव्य देना चाहिए। उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, उनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने बहुत काम किया। मैंने बहुत करीब से देखा है सारे न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को, मैंने डॉक्टर्स को देखा है जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जिनसे मैं रेगुलरली टच में हूँ। ये लोग पिछले 6 महीने से 16 घंटे और 18 घंटे काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो इसकी वजह यह है कि ये महामारी इतनी बड़ी है कि जो हमारी समझ से, हमारी सोच से ऊपर है। और उसके बावजूद ये सारे अधिकारी, सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा पुलिस प्रशासन, ये लोग 16 घंटे और 18 घंटे मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। जो ऑफिसेस 5 बजे बंद हो जाते थे और रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर 2 बजे रात को भी हम उन्हें कॉल करते हैं तो वो कॉल रिसीव करके रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये महामारी इतनी बड़ी है कि सब हम मजबूर हो गए कि हमारी काम करने की जितनी पावर है उससे ऊपर ये महामारी निकली। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तैयारी नहीं कर पाए, इन्होंने तैयारी नहीं की, क्योंकि फैंस के बाहर बैठकर लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों को बुरा बोलना बहुत आसान है, लेकिन फैंस के अंदर रह के अपने लिमिटेशंस, अपनी सारी चीज़ों के बावजूद ये चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है। अगर हम देखें आज मेडिकल कॉलेज, GMC, IGMC और दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर में, तो इतने कम स्टाफ के ऊपर में भी 600-700 आज वो पेशेंट्स को, 300 की कैपेसिटी के बाद 600 पेशेंट्स को वो लोग कैटर कर रहे हैं और रात दिन काम कर रहे हैं। तो ये सब लोगों ने बहुत मेहनत की। हाँ, चीज़ें अगर हमारे हाथ से बाहर हो गई तो उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, जनता होने के नाते हम भी जिम्मेदार हैं। हम क्यों उन्हें हर चीज़ के लिए ब्लेम करें? दे हैव डन देयर वर्क, एंड हम देखते हैं उनको कि अपने परिवार से दूर रह के अगर 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे कह दें कि इन्होंने काम नहीं किया या तैयारी नहीं की। लेकिन सर हेल्थ फ्रेटर्निटी, हेल्थ से रिलेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ऑल्सो लैब्स,
के ऊपर में से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट के द्वारा दी गई रेट लिस्ट पे कोई हॉस्पिटल काम करने को तैयार नहीं। आज जो रेट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, वो रेट्स के ऊपर में अगर देखा जाए तो एक एक बिल 14-14 दिन का, 15-15 दिन का, सर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक। एक डॉक्टर खुद को एडमिट हुआ एसिम्टोमेटिक शुरुआत में, और बाद में सिम्टोमेटिक होकर उनके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। 11 लाख रुपए का उन्होंने बिल भरा। दुख वाली बात नहीं? देखिए कैसा है, ये हमारे एक फैशन है कि डॉक्टर्स को बुरा कहना। सबसे पहली बात तो उन डॉक्टर्स को समझिए कि जो डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल कर ये सारा काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में दबे बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर्स सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते। ये डॉक्टर्स एक प्रोफेशन, जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा सुख उस समय मिलता है जब हमारा एक बहुत बीमार पेशेंट बहुत अच्छा होकर जाता है। अब जहाँ तक रेट्स की आपने बात की है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि गवर्नमेंट के रेट्स क्या हैं, लेकिन मैं उन तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे का रुख आपके ज़रिए सारी जनता को और सारे लोगों को रखना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया हो या कुछ और भी चीज़ें हो, कहीं पर भी हो, सोशल मीडिया हो, डॉक्टर्स बुरे हैं, डॉक्टर्स ने इतना बिल काट कर लिया, डॉक्टर्स हॉस्पिटल इतना ले रहे हैं। कभी आप उन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के जूतों में पैर डालकर देखिए। मैं उन डॉक्टर्स को जानता हूं, मैं उनसे कंटिन्यूसली लिंक में हूं। इन हॉस्पिटल्स का प्रॉब्लम ये है कि वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के जो स्टाफ है वो कहता है कि अगर कोविड हॉस्पिटल बनेगा तो हम काम नहीं करेंगे, हम 10,000 लेते थे, हम 50,000 लेंगे, आप हमें ये कवरेज दीजिए। वो डॉक्टर खुद आके काम करना चाहता है, लेकिन उसका पूरा स्टाफ कहीं ना कहीं रिवोल्ट कर रहा है। वो हॉस्पिटल को, अगर हम कोविड हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो उसके पीछे सैनिटाइजेशन में, उसके कंटेनमेंट में, पीपीईज में बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम उन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे? हम डायरेक्टली इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? और मैं आपको बताऊं कि आईएमए ने एक ऑफर लेटर दिया है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि हम अपने सारे हॉस्पिटल आपको देने को तैयार हैं, आप रन कीजिए। जब इतना बड़ा प्रपोजल हमने दिया है, फिर भी अगर गवर्नमेंट रन नहीं कर पा रही, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे। उन ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को डॉक्टर डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ बिल के बारे में देखें तो देखिए खर्चे होते हैं, सरकारी और प्राइवेट में खर्च तो है। इसमें फिर सरकार की नाकामी यह है कि हर व्यक्ति को हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी में फेल हो गई। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज तक इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कोविड के हालात में उनके खुद के हाथ पैर बन गए। अब हम खुद डॉक्टर हैं, जब हम खुद लैब से अपने घर जाते हैं तो हमें पता है कि हम अकेले रिस्क पर नहीं है, हमारी पूरी फैमिली रिस्क पर है। तो जो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो अपनी सारी फैमिली को रिस्क पर डालकर काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, सबको रिस्क पर डालकर काम कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर उन्होंने कुछ फीस ली तो हम उसका बहुत बड़ा हल्ला बनाते हैं। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको वाजिब फीस में भी ट्रीटमेंट हुआ है। तो 1-2 केसेस शायद ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उसमें बजाय इसके कि हम डॉक्टर्स को ब्लेम करें, हम जाएं, हम देखें कि वाकई में उनके खर्च इतने हुए हैं कि नहीं। और जहां तक लेबोरेटरीज का बात है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लेबोरेटरीज वाले भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं। अब उसमें हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स कहीं हुए हों, कुछ इश्यूज हुए हों, लेकिन आपने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए कि अगर ये लेबोरेटरीज आज नहीं होती, अगर नागपुर शहर में आज 3-4 प्राइवेट लेबोरेटरीज RT-PCR टेस्ट कर रही हैं, अगर ये लेबोरेटरीज नहीं होती तो आप ये मैं समझता हूँ कि हर गली में डेथ बॉडीज होती, क्योंकि कम से कम इन्होंने हजारों लोगों को डायग्नोज किया है। तो ये भी एक अपना काम कर रहे हैं। तो उनमें हो सकता है कहीं उनसे भूल चूक हो गई, लेकिन उस चूक को इतना बड़ा बनाना और सारे मीडिया में, सारे न्यूज़पेपर्स पर फ्रंट लाइट में सामना के फलान लैब ने ऐसा किया, उन्होंने ना कोई चोरी की, ना उन्होंने कोई गलत काम किया, ये हुआ कि रिपोर्टिंग में उनसे डिले हो गए। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, यू शुड लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स जो उन्होंने किया हुआ है। सर, लॉकडाउन जब तक चल रहा था, जब तक लोग अपने अपने घरों में थे, काफ़ी सारी पॉजिटिविटी की बातें हुआ करती थी, काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आ रही थी। वेदर जो है वो बहुत सुहाना हो गया था, रास्तों के ऊपर में कचरा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। आप लोग फील्ड पे थे, यू वर द फील्ड वॉरियर्स, आप फील्ड पर थे। अब जब सब कुछ खुल गया है, वापस पब्लिक आ गई है, किन बातों का आपको ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमैनिटेरियन, एज अ सोशल वर्कर, आपको लगता है कि ये गलत हो गया? देखिए, सबसे पहले तो हमें गलत ये हुआ है कि हमें सबको पता है कि कोरोना में किस दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जो जाने जा रही हैं उनमें से ज़्यादातर जाने हमारी अज्ञानता से नहीं जा रही हैं, हम हमारे प्रिकॉशंस नहीं लेने से जा रही हैं। हम बिला वजह घरों से ना निकलें, हम अपने घरों में रहें, जहाँ ज़रूरत हो तभी घर के बाहर निकलें, घर के बाहर मास्क पहन कर रखें, हम सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं। 6 महीने नहीं जाने से कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम प्रोग्राम्स को अवॉइड करें और
हैंड सैनिटाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें करें। अब जब लोग रोड पर आने लगे तो बिला वजह घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, साथियों के साथ महफिलें पार्टीज कर रहे हैं। अभी भी हमने देखा चाहते कि वहाँ लोग बैठे हुए हैं एंड ऐसा लग रहा था कि वो जो दोनों बैठे हैं, कपल बैठे हैं या 4 साथी बैठेंगे, उनमें से किसी को कोरोना नहीं हो सकता है। ये हमारी लापरवाही ही हमारे को बीमारी की तरफ ढकेलती है और जब हम बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो हम अपनी गलती नहीं देखते कि हमारी क्या गलतियाँ थी, बल्कि हम सीधा शासन प्रशासन को बुरा कहने लगते हैं। हो सकता है उनकी तरफ से कमियां हुई हो, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमें कम से कम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। सर, पिछले 6 महीने से आप लगातार काम कर रहे हैं। पहले शायद 10, 11, 12 घंटे काम करते थे, अब 14, 16, 18 घंटे काम कर रहे हैं। कई दिनों तक तो हमने सुना आप घर भी नहीं गए। सर, थकावट हो रही है? थकावट तो फिजिकल थकावट होती है, मेंटल नहीं होती, क्योंकि मेंटली जब हम किसी को मदद करते हैं और किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो जो हमें उसके चेहरे पे सुकून दिखता है, उसके चेहरे पे खुशी दिखती है, तो हमें अच्छा ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत का काम हो गया और वो हमारी सारी फिजिकल थकावट भी दूर कर देती है। और मैं इतना भी काम नहीं कर रहा हूँ जितना आप बता रहे हैं, लेकिन आपने तो लेकिन करके बताया हुआ है। मैं आपकी टीम की भी बात कर रहा हूँ। मेरी टीम जो है, मेरे जो साथी हैं, मैं आज सवेरे से मेरे कुछ पर्सनल काम भी कर रहा था, लेकिन मेरी जो टीम है वो कंटिन्यू काम कर रही है एंड दे डिजर्व दैट applause from everybody। सर, आपको क्या लगता है ये वक्त निकलने के बाद, महामारी के जाने के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद सरकार ने, प्रशासन ने NGOs के लिए, समाज सेवकों के लिए क्या एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे ये जो पिछले 6 महीने की, जो 8 महीने की, 1 साल की जो मेहनत रहेगी, ये कहीं ना कहीं ग्रेटिफाई हो जाए? नहीं, देखिए, हम अगर कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, अगर लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम कुछ हासिल करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को देने के लिए काम कर रहे हैं। अगर इसमें कोई NGO ये सोचे या मेरे जैसा व्यक्ति को ये सोचे कि मेरे करने के बाद लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे कुछ इनाम दें, तो मुझे लगता है कि ये नहीं, मैं सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। सुविधाएं ये हो सकती हैं कि सरकार जनता के बारे में कुछ सोचे, इस तरह की आपदाएं कभी और आ सकती है, तो उसमें कैसे हम सक्षम हो सकते हैं। और वो NGOs अगर जो जिन्हें कुछ तकलीफें हैं, छोटी मोटी परेशानियां होती है बहुत सी NGOs को, टैक्सेशन के, इसके उसके, तो उसमें कुछ उनको कोऑपरेट करे सरकार। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है। सर, अब डॉक्टर सरफराज अहमद के अगले और उनकी टीम के आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं, कैसे काम करने वाले हैं? देखिए, अभी तो ये कोरोना कब ख़त्म होगा नहीं पता। अभी हमारा जो पहला मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में बताएं, लोगों को समझाएं, और ये इस बीमारी से हमारे शहर को और पूरे देश को और पूरी मानवता को इससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसी ओर सोच रहे हैं अभी। और इसके बाद में भी हम, अगर ये काल ख़त्म होता है, तो हम ये सोचेंगे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, सबके साथ मिल के प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं देश में, जिससे सब लोग एक साथ बैठें, देश के अंदर एक अच्छा माहौल हो, एक प्रोग्रेसिव चीज़ के बारे में हम सोचें, बजाय इसके कि हम नेगेटिव बातों के बारे में बातें करें, हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करें। हमारे न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन कुछ ये हो कि जिसमें ना किसी मर्डर, ना किसी इस किस्म के, बजाय ऐसी कुछ प्रोग्रेसिव हेडलाइंस आती रहे कि आज देश में ये अचीव कर लिया, आज देश ने ये कर लिया, जो सच्चाई हो, झूठ ना हो, सच्चाई हो। हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा माहौल बने और देश एक ऐसे माहौल में चला जाए। सर, आपने हमसे बात करी, आपने इस तेज़ बरसात में भी अपना वक्त दिया। आप इतने दूर से सर मुझसे मिलने आए, मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा था, आप खुद आ गए मेरे निवेदन पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त दिया। जिस किस्म का काम आपकी टीम कर रही है वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। हम आपको सिर्फ धन्यवाद कह सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि इतिहास के पन्नों में जब भी ये कोरोना काल का वक्त का जब चैप्टर आएगा, तो इसमें सर आप सभी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहरहाल, आज 149th एपिसोड ऑफ राज की बात में डॉक्टर सरफराज अहमद ने एक छोटी सी बात बड़े बिल्कुल पुख्ता तौर पे हमको समझा दी कि कुछ भी नेगेटिव बोल देना या नेगेटिव लिख देना, ये भले ही लोगों की आदत बन चुकी होगी, लेकिन इस आदत को बदला भी जा सकता है ना। और ये आदत हमारी मीडिया की भी है। आज मीडिया से जुड़े जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, और वो निवेदन है कि आप कृपया जब भी कुछ लिखें, जब भी कुछ टेलीविज़न पे बोलें, जब भी आप कुछ रेडियो पे बोलें, कृपया
सही बोलें, सच बोलें, क्योंकि आपको हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता आपको बड़ी तवज्जो देकर, आपको बड़ी इम्पोर्टेंस देकर, आपको थोड़ा सा मस्का और मक्खन लगाकर, या आपको कुछ, समझ रहे हैं ना, देकर आपको कोई बात कहने के लिए शायद कह सकता है, लेकिन जो देखने वाला है, जो एंड यूज़र है, जो एंड व्यूअर है, वो जब आपको देखता है तो वो एक मैसेज अपने दिमाग में, अपने मन में लेकर चलता है, और उससे होता ये है कि आज जो चिंगारी है वो थोड़े वक्त के बाद एक ज्वालामुखी जैसे बन जाती है। पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव सोच रखें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें। कोरोना बहुत छोटा लगने लगेगा आपको, अगर आप उस कोरोना पॉजिटिव मत बनिए। कोरोना को हराने के लिए जो पॉजिटिविटी लगती है, उस पॉजिटिविटी को आप अपने अंदर से जनरेट कीजिए। जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आज RSMS की जो टीम है, राजीव सेन सर की जो पूरी की पूरी टीम है, वो भी आजकल यही काम कर रही है। वो पॉजिटिविटी उनके मन के अंदर है और वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं और लोगों को सेफ एंड सिक्योर उनकी लाइफ बना रहे हैं। आप भी अपना घर सैनिटाइज करवाइएगा, RSMS से कांटेक्ट कीजिएगा। राजीव सेन सर मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, आप उनको ढूंढकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल कल हमारा 150वां एपिसोड है ऑफ राज की बात। आपसे निवेदन है कि ये वाले शो को आप अगर शेयर कर सकते हैं ज़्यादा ग्रुप्स के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और डॉक्टर सरफराज अहमद साहब और उनकी पूरी टीम के काम को सराहेंगे। सोशल वर्कर्स को सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यही कहना है डॉक्टर सरफराज अहमद साहब का। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जिंदा रहें। जय हिंद।